समझेंगे सेल स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए, सेल किसी भी जीव का सबसे छोटा इकाई होता है, या फिर हम यूं बोले कि सेल जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक तथा संरचनात्मक इकाई है। सेल के स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं, जबकि जो टिश्यू का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। तो इसमें जरा कंफ्यूजन होता है, आप एक बार समझ लीजिएगा कि जो सेल का स्टडी होता है उसको साइटोलॉजी बोलते हैं और जो टिश्यू का स्टडी होता है उसको हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। सेल की जो खोज है वो रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। 1665 में रॉबर्ट हुक ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया में ही उन्होंने सेल के बारे में जिक्र किया था, ठीक है ना। देखिए 1839 ईस्वी में स्लाइडेन व स्वर्ण ने कोशिका सिद्धांत मतलब सेल थ्योरी को रिप्रेजेंट किया था। उनके अनुसार मतलब स्लाइडेन एंड स्वर्ण के अनुसार जितने भी सारे जीव होते हैं, मतलब स्लाइडेन एंड स्वर्ण के अनुसार जितने भी सारे जीव होते हैं उनका शरीर एक या उससे अधिक सेल से मिलकर बना होता है। सभी सेल की जो उत्पत्ति होती है पहले से प्रेजेंट, क्या मतलब पहले से प्रेजेंट किसी सेल से ही होती है। मतलब जो भी अगर सेल होता है तो उसका जो उत्पत्ति होता है वो पहले से प्रेजेंट सेल ही उसको क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स है। देखिए हम नेक्स्ट बात करते हैं सेल। सेल क्या होता है? द ग्रुप ऑफ द सेल को हम बोलते हैं टिश्यू। मतलब बहुत सारे जब सेल आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो वो टिश्यू का निर्माण करते हैं। उसी तरीके से बहुत सारे जब टिश्यू कंबाइन होते हैं तो एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं, जैसे कि पिनक्रियाज हो गया, लीवर हो गया, इंस्टेंटाइन हो गया, इसी तरीके से हमारे स्टमक हो गए। ये सारे के सारे क्या है, हमारे एक ऑर्गन्स हैं, ठीक है ना। अब बहुत सारे जब ऑर्गन मिलते हैं तो क्या निर्माण करते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ठीक है ना, रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया। बहुत सारे ऐसे सिस्टम है हमारे शरीर में। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होता है तो ऑर्गेनिज्म मतलब किसी भी एक जीव का निर्माण करता है, ठीक है ना। अब बहुत सारे जब जीव मिलते हैं तो एक पॉपुलेशन मतलब एक आबादी का निर्माण करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो सेल होता है उसको कैसे हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, कैसे उसका नामकरण दे सकते हैं। दोस्तों जितने भी टाइप के सेल होते हैं उनमें तीन चीजें कॉमन होता है। सबका अपना एक सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है तथा डीएनए होता है। ये तीन चीजें, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और डीएनए, ये तीन चीजें जितने भी टाइप के सेल होते हैं सब में कॉमन होता है, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट सेल मेम्ब्रेन की। तो देखिए सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो अर्ध परागम्य झिल्ली मतलब उसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, जो लिपिड और प्रोटीन के बायलेयर से बना होता है। और इसका जो मुख्य कार्य होता है सेल के अंदर जाने वाले तथा अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का आइडेंटिफाई करना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं साइटोप्लाज्म की। तो देखिए साइटोप्लाज्म क्या होता है? तो साइटोप्लाज्म जो होता है वो सेल में न्यूक्लियस तथा सेल मेम्ब्रेन के बीच में रहता है, ठीक है ना। क्या है, कहाँ रहता है ये? न्यूक्लियस तथा सेल मेम्ब्रेन के बीच में रहता है। और यह एक जेली लाइक फ्लूइड होता है, ठीक है ना, जिसमें जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, तैरते रहते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं डीएनए की। तो देखिए न्यूक्लियस में डीएनए होता है। कहां पर होता है? न्यूक्लियस के अंदर में होता है डीएनए, जो सेल जेनेटिक मटेरियल होता है। न्यूक्लियस को सेल का मस्तिष्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस जो होता है ना उसको सेल का मस्तिष्क कहा जाता है, मतलब ब्रेन कहा जाता है। जिस प्रकार हमारा ब्रेन हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है, ठीक उसी प्रकार सेल को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं कि सेल को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सेल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा होता है यूकैरियोटिक सेल और सेकंड हमारा होता है प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है ना। अब हम फर्स्ट की बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो देखिए यूकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनेल्स होता है, जैसे कि हमारा न्यूक्लियस और अदर स्पेशल पार्ट होता है। यूकैरियोटिक सेल जो होता है वो एडवांस तथा कॉम्प्लेक्स सेल का बना होता है, जिसके न्यूक्लियस में डीएनए वो हिस्टोन प्रोटीन के कंबाइन होने से बनी क्रोमैटिन तथा उसके अलावा केंद्रिका, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस भी बोलते हैं, होता है। जैसे कि प्लांट्स और
एनिमल्स। ठीक है ना। तो जो हमारा यूकैरियोटिक सेल होता है ना, वो प्लांट्स और एनिमल्स में पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। तो दोस्तों, प्रोकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियस नहीं होता है और न ही ऑर्गेनेल्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं होता है, जिसके कारण क्रोमैटिन नहीं बन पाता। केवल जेनेटिक मटेरियल होता है, मतलब डीएनए होता है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, जीवाणु हो गया, नीले हरे शैवाल हो गए। ये सारे के सारे क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल्स हैं। अब यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि ऑर्गेनेल्स क्या है। ठीक है ना। तो देखिए, ऑर्गेनेल्स का मतलब होता है सेल का लिटिल ऑर्गन, मतलब छोटा सा ऑर्गन। तो इनका अब काम क्या होता है, तो लिटिल ऑर्गन का काम होता है जो भी सेल हैं उनको प्रोटेक्शन तथा एनर्जी प्रोवाइड कराना। ठीक है ना। तो दोस्तों, अब हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनेल्स हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं मिटोकॉन्ड्रिया की। तो मिटोकॉन्ड्रिया को और भी नाम से जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स को बोलते हैं सुसाइड बैग ऑफ द सेल। थर्ड हम बात करते हैं गोल्गी बॉडी की। गोल्गी बॉडी ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। हम इसके बारे में जितने भी मैंने आपको ऑर्गेनेल्स बताया, सबके बारे में एक विस्तार से इसको बहुत अच्छे तरीके से हम इसको समझेंगे। देखिए, सेल में जो न्यूक्लियस होता है तथा सेल मेम्ब्रेन होता है, उनके बीच में जो ऑर्गेनेल्स होते हैं क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, मतलब तैरते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम न्यूक्लियस से स्टार्ट करते हैं और उसके जो भी इंटरनल पार्ट्स हैं उनको अच्छे तरीके से समझने और विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। न्यूक्लियस को सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में खोजा। न्यूक्लियस एक तरह से सेल का ब्रेन होता है। जिस तरीके से हमारा ब्रेन हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है, ठीक उसी प्रकार जो सेल होता है उसको कंट्रोल करने का काम न्यूक्लियस का होता है। इसमें डीएनए तथा जेनेटिक मटेरियल होता है। दोस्तों, एक सेल में सामान्यतः एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक से अधिक न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं। सभी ऑर्गेनेल्स की तरह यह भी साइटोप्लाज्म में क्या करता है, तैरता रहता है। न्यूक्लियोप्लाज्म में धागे नुमा, मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो जाल के रूप में बिखरा दिखाई पड़ता है, जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। यह प्रोटीन तथा डीएनए का बना होता है। जैसे ही सेल डिवाइड होता है, विभाजन के समय क्रोमैटिन सिकुड़कर अपने छोटे मोटे धागे के रूप में संगठित हो जाते हैं। क्या करते हैं, संगठित हो जाते हैं। इन धागों को हम क्या बोलते हैं, गुणसूत्र, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है ना। और क्रोमोसोम्स किससे मिलकर बना होता है, तो ये डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट देखते हैं और न्यूक्लियोलस के बारे में समझते हैं। दोस्तों, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, जो न्यूक्लियस का सेंटर होता है, जिसमें राइबोसोम्स बनते हैं। अब राइबोसोम्स का काम क्या होता है, तो देखिए, राइबोसोम्स का जो मुख्य काम होता है वो प्रोटीन को बनाना होता है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। किसको, न्यूक्लियस को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है। तो देखिए, राइबोसोम्स की जो खोज हुई थी वो 1950 में रोमानिया के जीव वैज्ञानिक जॉर्ज पोलैंड के द्वारा हुई थी। न्यूक्लियस के ऊपरी परत पर छोटे छोटे होल होते हैं, जिसके सहारे राइबोसोम्स बाहर निकलते हैं। उसे न्यूक्लियस पोर बोलते हैं। जैसे ही राइबोसोम्स न्यूक्लियस से बाहर निकलता है, तो उसके पास एक स्पेशल टास्क होता है, प्रोटीन को बनाना। न्यूक्लियस के बाहर राइबोसोम्स और सेल के अदर ऑर्गेनेल साइटोप्लाज्म में क्या करते हैं, तैरते रहते हैं, जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है। राइबोसोम साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव करता है और एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में अटैच होता जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ होता है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को शॉर्ट फॉर्म में ईआर कहते हैं। यहां पर एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम मतलब ईआर दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जिसमें राइबोसोम्स अटैच होते हैं, तथा जो सेकंड होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम SER, जिसमें राइबोसोम्स अटैच नहीं होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का जो मेम्ब्रेन होता है वो राइबोसोम्स द्वारा जो भी प्रोटीन बनता है
उसको एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, जिसमें प्रोटीन तथा दूसरे मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से छोटे छोटे वेसिकल्स के रूप में इमर्ज होते हैं, मतलब क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं। यहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकले छोटे छोटे वेसिकल्स को गोल्गी अपैरेटस, जिसको गोल्गी बॉडी भी कहते हैं, प्रोटीन के साथ रिसीव करता है। जैसे ही गोल्गी बॉडी प्रोटीन को रिसीव करता है, ये कस्टमाइज फॉर्म में हो जाता है, जिसे सेल क्या करते हैं, यूज करते हैं। गोल्गी बॉडी ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि प्रोटीन यूज करने लायक शेप में कन्वर्ट हो जाता है, तथा साथ ही साथ दूसरे मटेरियल जैसे कि लिपिड और कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन में ऐड करता है। गोल्गी बॉडी का नाम इसके खोज करता है कैमिलो गोल्गी के नाम पे पड़ा है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर का सेट नहीं लगाएंगे, बाकी जो रेस्ट पार्ट है, मतलब जो भी ऑर्गेनेल्स के बारे में हमें अभी पढ़ना है, उसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और साथ ही साथ जो क्वेश्चन आंसर का सेट हमने छोड़ दिया है यहाँ पे, वहां पर उसका सेट भी लगाएंगे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बगल में एक छोटा सा बेल आइकन है, उस पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि टाइम टू टाइम जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को व्हाट्सएप तथा फेसबुक पर शेयर अवश्य करें। कृपया हमें कमेंट कर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। आपके सुझाव का हमेशा स्वागत रहेगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।